की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां पर जेजेएम घोटाले की जांच में बड़े खुलासे हुए। संजय बड़ाया से ईडी की पूछताछ में खुलासे। घोटाले से महज कुछ महीनों में करोड़पति बना संजय बड़ाया। 2022 तक बड़ाया को मिलता था 7 लाख वेतन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बताते चले कि 3 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ में बड़े खुलासे में, जिसके आधार पर संजय बड़ाया को पूछताछ के लिए ईडी ने हिरासत में लिया था और उसके बाद कल जो है कोर्ट में पेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की पूछताछ के लिए संजय बड़ाया मैसर्स मेरूलैंड्स इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। ऐसी जानकारी है कि काम करता था और इसी के दौरान उसने रिश्वत ली थी और जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे उन्होंने इसके बारे में पूछताछ में खुलासे किए थे और उसी के आधार पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। घोटाले के दौरान बड़ा बिल्डर डेवलपर्स है, लेकिन बताया जा रहा है कि मैसर्स चमकातरेश्वर बिल्डर्स एंड डेवलपर नाम से कंपनी जो है वो बनाई गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर जेजेएम घोटाले की जांच में सबसे बड़ी गिरफ्तारी इसे माना जा रहा है, क्योंकि पूर्व मंत्री के बेहद ही करीबी संजय बड़ाया को माना जाता है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि संजय बड़ाया से पूछताछ में कई बड़े खुलासे ईडी कर सकती है। फर्जी दस्तावेजों से जेडीए पट्टा की जमीन हड़पने के भी प्रयास। और पिता हरि नारायण बड़ाया चलाते थे कल्याण किराना स्टोर। श्रीजी ट्रेडिंग कंपनी में पिता के किराना स्टोर को बदला है और ठेकेदार पदम जैन की कंपनी से पिता के खाते में ली करोड़ों की घूस और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के खातों से ट्रांसफर हुई थी ये घूस की रकम। ईडी के अधिकारी संजय बड़ाया से लगातार पूछताछ कर रहे हैं और इस दौरान कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि पदमचंद जैन, जिसे सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था और उसी से पूछताछ में संजय बड़ाया का नाम सामने आया था और उसके बाद संजय बड़ाया ने भी अपने ईडी के सामने सारे राज खोले हैं और ईडी के सामने कबूल किया है इस बड़े घोटाले के बारे में। और जयपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। जेजेएम घोटाले में ईडी की जांच में हो रहा है पर्दाफाश। पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश जोशी की घूसखोरी के भी अहम सबूत मिले हैं। तो जेजेएम घोटाले में परत दर परत जो है ईडी जांच को आगे बढ़ा रही है और इससे जुड़ी ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश जोशी की घूसखोरी के अहम सबूत मिले हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ठेकेदार पदम जैन से संजय बड़ाया के जरिए घूस लिया जा रहा था और इसी के आधार पर अब ईडी आगे की जांच करेगी। कई अधिकारियों ने ईडी को लिखित गंभीर बयान भी दिए हैं। बयानों में जोशी द्वारा बड़ाया के आदेशों की पालना के सख्त निर्देश दिए गए। बड़ाया ने अधिकारियों को नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर किया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, पूछताछ में अब तक क्या मिला? बिल्कुल, देखिए, संजय बड़ाया से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है और अब जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से जल जीवन मिशन घोटाले में जो फर्जी इरकॉन के सर्टिफिकेट से 900 करोड़ के टेंडर दिए गए, उन टेंडरों के बदले जिस तरीके से कार्य किया गया, तो अब ईडी के सामने जो जलदाय विभाग के इंजीनियर हैं उन्होंने ये लिख करके साफ दे दिया है कि पूर्व मंत्री महेश जोशी जो है वो संजय बड़ाया के जरिए रिश्वत लेते थे। रिश्वत 2 से 5% तक होती थी। इसके अलावा संजय बड़ाया जो 60 से 70 हजार रुपए महीने की नौकरी करता था, वो अचानक जो है एक बड़ा बिल्डर बन गया। मैसर्स चमत्कारेश्वर रियल एस्टेट कंपनी उन्होंने खोली। उनके परिजनों के नाम पर जो ठेकेदार हैं वहां से करोड़ों रुपए की रकम जो है उनके खातों में ट्रांसफर हुई है। इस मामले में ईडी ने जो संजय बड़ाया से प्रॉपर्टी की लेन देन के संबंध में जो है सब दस्तावेज मांगे थे, लेकिन संजय बड़ाया ने अभी तक ईडी के सामने दस्तावेज पेश नहीं किए, क्योंकि मामला बहुत बड़ी प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा हुआ भी है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी जो है ईडी को संभावना बनी हुई है। जिस तरीके से महज 1 साल के अंदर संजय बड़ाया ने अपने कारोबार में प्रॉपर्टियों की खरीद फरोख्त की, उसके बाद ईडी के साथ साथ दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं वो भी इसमें सामने आ सकती हैं। फिलहाल जो बयान हुए हैं उनके आधार पर ईडी कई अन्य दूसरे लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है और कल संजय बड़ाया से पूछताछ पूरी होगी, उसके बाद ईडी अपना अगला कदम आगे बढ़ाएगी। अन्य लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी अगर ईडी कर रही है तो जरा ये बताइएगा कि संजय बड़ाया की गिरफ्तारी पीएमएलए के तहत ईडी ने की है। किन किन लोगों के नाम जो है सामने आ सकते हैं, आपको क्या जानकारी मिल पाई है?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईडी ने जो जांच की, अब तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पदम जैन, महेश मित्तल और पदम जैन का बेटा पीयूष जैन, और इसके अलावा संजय बड़ाया के बाद कई अधिकारी हैं जिनको भी ईडी ने बुलाया है पूछताछ के लिए। साथ ही जो पूर्व मंत्री महेश जोशी हैं, इनको पहले ईडी समन जारी कर चुकी है, और इस बारे में अभी भी ईडी के अधिकारियों द्वारा जो साक्ष्य जुटाए गए हैं, पूछताछ के बाद जो प्रमाण लिए हैं, उसके बाद कुछ बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। हालांकि अभी तक ईडी के अधिकारियों ने ये नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे जो जांच में सबूत आए हैं उसके आधार पर ईडी समन देकर पूछताछ के लिए बुलाती है और फिर ईडी कार्यालय में ही गिरफ्तार कर लेती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है और आज भी बताया जा रहा है चर्चा होगी। आज चिकित्सा विभाग के अनुदान पर चर्चा होगी और चिकित्सा मंत्री सदन में चर्चा आज करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है, ऐसे में आज चिकित्सा पर बात होने वाली है और आज चिकित्सा विभाग के अनुदान पर चर्चा जो है वो की जाएगी और इस दौरान चिकित्सा मंत्री सदन में चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है, बजट पास कर दिया गया है और लगातार जो है बजट पर भी बहस देखने को मिली थी और ऐसे में अब चिकित्सा विभाग के अनुदान पर आज जो है वो चर्चा बताई जा रही है। ऐसे में चिकित्सा मंत्री सदन में चर्चा करेंगे। देश के 4 राज्यों के 49 जिले मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी और इस मांग को लेकर बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आयोजित महारैली में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के लोग शामिल हुए। हजारों की आदिवासी संख्या में बताया जा रहा है लोग बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम में पहुंच गए थे। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के सियासी गलियारों में चर्चा है, आप रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से लाखों की संख्या में भील समाज के लोग बांसवाड़ा में इकट्ठा हुए। जिले के ऐतिहासिक मानगढ़ धाम पर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने सांस्कृतिक महारैली का आयोजन किया। अलग भील प्रदेश बनाने को लेकर जय जोहार और जय भील प्रदेश का जयकारा लगाते हुए हुंकार भरे। हर साल मानगढ़ धाम पर भील प्रदेश की मांग और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सहित कई मुद्दों को लेकर भील प्रदेश सांस्कृतिक महारैली का आयोजन होता है। इस रैली में कई सांसद, विधायक भी शामिल हुए। सभा स्थल पर पहुंचने के लिए सुबह से ही लोग पहुंचने लगे, जिससे किलोमीटर तक वाहनों और लोगों की लंबी कतारें तक लग गई। दरअसल मानगढ़ धाम आदिवासियों का तीर्थ स्थल है और राजस्थान सरकार भील प्रदेश की मांग पहले ही खारिज कर चुकी है। बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि भील प्रदेश की मांग नई नहीं है, बीएपी पुरजोर तरीके से यह मांग उठा रही है। वहीं भील प्रदेश की मांग और जाति के आधार पर अलग प्रदेश की मांग को गलत बताया। ये जाति के आधार पर राज्य बनना ठीक नहीं है, क्योंकि आज एक जाति मांगेगी तो कल दूसरी जाति मांगेगी। तो जाति आधार पर कोई राज्य बनता नहीं और न बनना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सभी समाजों को साथ लेकर के और देश और प्रदेश को आगे बढ़ना चाहते हैं। ये 70 साल के अंदर कांग्रेस ने केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति की है। इन आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया। आदिवासियों के लिए इनका मुख्य प्रधानमंत्री ने भी माना कि हम जो योजना बनाकर धरातल पर भेजते हैं, 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसा धरातल पर पहुंचता है, तो प्रदेश कोई भी बने नहीं बने उससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक आदिवासियों का धरातल पर ये योजना नहीं पहुंचेगी, उनका भला नहीं होगा, तो प्रदेश बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। जनजाति समाज सनातन धर्म संस्कृति परंपरा का अभिन्न अंग है, लेकिन ये भ्रामक भ्रमजाल फैलाकर वहां पहुंचे हैं और विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक रचना के तहत पहुंचे हैं। ये बहुत जल्दी अपने एजेंडे को लेकर असफल होने वाले। ये भ्रामक हैं, केवल राजनीति के लिए गए हैं और केवल एक संगठन है, वहां जनजाति समाज नहीं गया। जनजाति समाज आज भी धर्म, संस्कृति, परंपरा और संविधान को मानने वाला है। वहीं कांग्रेस ने भी जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन किया है। आदिवासी क्षेत्र की मांग क्या है? विशेष मांग, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए टीएसपी एरिया में। ये कब से वर्षों से मांग चल रही है, लेकिन नहीं हुई ये मांग। अधिकारी भी हमारे बैठे हुए हैं, टीएडी कमिश्नर भी आए हुए होंगे, विभाग के आए होंगे, लेकिन यह प्रस्ताव नहीं भेजते हैं कि वहां की क्षेत्र की समस्या क्या है, वहां का युवा क्या चाहता है।
प्रशासनिक सेवा में एसटी को राज्य का 12% आरक्षण मिलता है, उसमें से टीएसपी को प्रत्यक्ष से हमारी मांग है कि 6% आरक्षण हमको अलग से दिया जाए। क्यों दिया जाए? इसलिए दिया जाए कि हम वहां पर गरीब हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो सोच है वो आज आदिवासियों को कमजोर करना चाहती है, आदिवासियों की जो व्यवस्था है उसको कमजोर कर रही है, इसलिए उन लोगों में आक्रोश है। और वो जिस तरह की मांग कर रहे हैं, हमारी भी सरकार थी, हम सब लोगों को साथ लेकर चलते थे, तो इस तरह की बात पैदा नहीं हुई। आज किसी भी व्यक्ति को हो, किसी भी समाज को हो, किसी भी वर्ग को हो, अगर तो ज़्यादा दबाया जाएगा, ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो वो निश्चित रूप से ऐसी मांगे रखेगा। फिलहाल बीजेपी इसे समाज को तोड़ने के लिए सोची समझी साजिश बता रही है, तो कांग्रेस इसको अपना समर्थन दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। मुहर्रम पर ताजिए निकालने को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल हो गया। कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी मोहम्मद रजी को गिरफ्तार किया है और ताजियों को लेकर मोहम्मद रजी ने आपत्तिजनक टिप्पणी का बनाया था एक वीडियो। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर समाज के लोगों में आक्रोश उपजा था। तो धार्मिक भावना आहत होने पर बीती देर रात सैकड़ों की संख्या में परकोटे में लोग इकट्ठा हो गए। तनाव बढ़ते देख डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा सहित तमाम आला अधिकारी जो थे मौके पर पहुंचे। मोहम्मद रजी के खिलाफ अलग अलग थानों में कल रात ही शिकायतें दे दी गई थी। जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद अलग अलग थानों में शिकायतें दर्ज कराई गई। पुलिस के मुताबिक चांदपोल में होटल संचालक है मोहम्मद रजी और अब इसी के आधार पर, क्योंकि अलग अलग थानों में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, पुलिस जांच में जुटी। संवाददाता विष्णु फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। विष्णु, खबर निकलकर सामने आई है आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बवाल मचा हुआ एक वीडियो मोहम्मद रजी का सामने आया था। देखिए, ये जो पूरा मामला है वो मुहर्रम के दिन का है, जबकि जयपुर के चांदपुर इलाके में होटल मोहम्मदी का जो संचालक है मोहम्मद रजी, उसने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपलोड किया था जिसमें ताजिए निकालने को लेकर के उसका विरोध जताया था और कहा था कि ताजिए निकालने की जरूरत क्या है। लगभग कुछ ऐसा ही इस तरह का कंटेंट जो था वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त हुआ और आखिरकार जब कल ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया उसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग कल आधी रात को जयपुर के थानों पर इकट्ठा हो गए। संजय सर्किल, कोतवाली, सुभाष चौक इलाके में कई जगहों पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। आरोपी मोहम्मद रजी पर कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद एक FIR कोतवाली थाने में दर्ज की गई और उसी कड़ी में आधी रात को पुलिस ने मोहम्मद रजी को कल गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई जो है SHO कोतवाली राजेश शर्मा ने की। और वहीं कल देर रात को जब तनाव व्याप्त हुआ, सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद में DCP नॉर्थ राशि डोगरा डोडी, तमाम जो ऑफिसर थे, एडिशनल DC बजरंग सिंह और रानू शर्मा, एडिशनल DCP, तमाम अफसर फील्ड में निकले। रात को गश्त बढ़ाई गई मुस्लिम इलाकों में, आसपास के थाना इलाकों में, और आखिरकार पुलिस ने बेहतर तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया। ठीक है विष्णु, अब माहौल थोड़ा शांतिपूर्ण है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासी घमासान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान सरकार भी अब तक ये क्लियर नहीं कर पाई है कि इस बार भी चुनाव होंगे या नहीं, लेकिन उससे पहले छात्रों का हंगामा शुरू हो चुका है। कल क्या कुछ हुआ है, रिपोर्ट में देखिए आप। अगर हम यूनिवर्सिटी से चुनाव नहीं लड़ पाए तो हम रोड पर उतरेंगे। छात्र संघ चुनाव, हंगामा और तनाव। राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट, नारेबाजी और घमासान। असमंजस में सरकार, कब होंगे चुनाव? छात्र संगठन की मांग, जल्द हो मतदान। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर सभी छात्र संगठनों का संयुक्त प्रदर्शन हुआ। इसमें ABVP भी शामिल हुई थी, लेकिन प्रदर्शन से पहले ABVP इस मुद्दे से पीछे हट गई। यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी संख्या में छात्र नेता एकजुट हुए। इस दौरान कॉमर्स कॉलेज अध्यक्ष आदित्य शर्मा और पुलिस के बीच बहस भी हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें उठाकर जीप में बिठाया और हिरासत में लिया। आपको पता, पिछली बार भी हमने छात्र संघ चुनाव की मांग की,
हमारे साथी, मैं भी टंकी पे भी चढ़ा, हमने भूख हड़ताल भी की और मतलब जो हमारा संघर्ष था वो हमने पूरा किया। लेकिन फिर भी सरकार ने हमारे को झूठे आश्वासन दिए कि हम छात्र संघ से बात करेंगे छात्र संघ चुनाव के लिए, और वो समय निकल गया, छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। प्रशासन ने पिछली बार भी प्रत्येक स्टूडेंट से छात्र संघ चुनाव का पैसा लिया, वो पैसा आज भी यूनिवर्सिटी प्रशासन यूज में ले रहा है। और वर्तमान सरकार जो बीजेपी सरकार है, उसने अपने घोषणा पत्र में ये दावा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे। अब आज स्थिति ऐसी आ गई, अगस्त आ गया, उसमें छात्र संघ चुनाव होने होते हैं, लेकिन अभी तक कोई सूचना जारी नहीं है। छात्र संघ चुनाव की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र संगठनों के नेताओं और प्रतिनिधियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने मेन गेट पर ही ने रोक दिया। इस पर कुछ छात्र नेताओं ने मेन गेट से कूदकर अंदर जाने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इनमें तकरीबन 12 छात्र नेताओं को चोट आई। कहना यही चाहेंगे, हम शांतिपूर्वक हमारा संघर्ष कर रहे थे और हमने चेतावनी दी थी 1 घंटे में हमारी वार्ता करवा दो, लेकिन कोई बात नहीं हुई तो हम विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे। क्या क्यों जरूरत पड़ी लाठी बांधी गई? बिना कोई मतलब, इनके पास सरकार का मैसेज है कि इनको खदेड़ा जाए, मारपीट करी जाए। तो हमारे कई जगह मेरे चोटें आई है, शरीर में फ्रैक्चर भी हुआ मेरे एक, और उन्होंने नाजायज तरीके से हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे, जेलर मार बंद करना पड़ा था पिछली बार 12 तारीख को रात को 12-1 बजे है ना, डिसीजन ली सरकार ने, छात्र संघ चुनाव नहीं करवाई। आज भी वैसा ही मौका है हमारे पास, आज शाम तक हम जेलर मार बंद करेंगे, कहीं यहाँ से हिलने वाली नहीं। यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता अचानक ही आक्रोशित हो गए। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेताओं ने धक्का मुक्की कर यूनिवर्सिटी का मेन गेट खोल दिया। इस पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं माने तो उन्हें घसीटकर पुलिस की वैन तक ले जाया गया। पुलिस को छात्र नेताओं के प्रदर्शन को देखते हुए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। हमने भी हमारी फीस दी है, हर काम किया है यूनिवर्सिटी के लिए, हर तरफ खड़े रहे। अगर हम यूनिवर्सिटी से चुनाव नहीं लड़ पाए तो हम रोडों पे उतरेंगे, आप बसों में आग लगाएंगे, कुछ भी करना पड़े, पर सरकार को झुका के रहेंगे। वहीं छात्र संघ चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने भी अपने अपने बयान दिए। कांग्रेस छात्र संघ चुनाव के पक्ष में है तो बीजेपी भी सकारात्मक जवाब दे रही है। बिल्कुल, देखिए, छात्र संघ चुनाव की आज महत्व आवश्यकता है, क्योंकि छात्र बनने के साथ ही संविधान और लोकतंत्र के महत्व को समझता है। शांतिपूर्वक आजकल जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं तो उसमें कोई, मैं समझता हूँ, कोई बुराई भी नहीं है, और इससे एक तरीके से जागरूकता भी आती है। मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी निश्चित रूप से इस विषय में उनका सकारात्मक कदम होगा। देखिए, निश्चित तौर पर मेरी सोच है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। बच्चों को, हम छात्रों को राजनीति में परिपक्व करने के लिए, राजनीति की एक तरह से ट्रेनिंग देने के लिए छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी है, और छात्रों के हितों की मांग रखने के लिए छात्र नेताओं को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। देखिए, मैं तो युवाओं के हमेशा भविष्य की चिंता करता रहा हूँ। मैं युवाओं की भावनाओं के साथ हूँ, युवाओं के फैसले के साथ हूँ। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी युवाओं के प्रति अच्छी सोच रखते हैं। निश्चित रूप से अच्छा निर्णय होगा। बिल्कुल समर्थन करते हैं। देखिए, डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। ठीक उसी तरह जब छात्र संघ की राजनीति खत्म हो जाएगी तो ऑटोनोमस बॉडी के नाम पे राजस्थान यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटीज़ में जो वीसी है, जो प्रोफेसर है, ये सब लोग बच्चों के साथ मनमानी करेंगे। ये अपने नियम कायदे लगाकर फीस वर्दी करेंगे। छात्र संघ चुनाव को लेकर के राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि छात्र संघ चुनाव हुए, छात्र संघ चुनाव विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में बेहद आवश्यक है, और मैं आज इस सदन में आपके समक्ष हूँ तो मैं छात्र संघ चुनाव की बदौलत हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय की या पूरे राजस्थान की छात्र राजनीति एक लंबी पुरानी समय से यहाँ की छात्र राजनीति एक बहुत अब अच्छे स्तर की है, जिससे निकल करके बहुत सारे लोग राजस्थान की विधानसभा में पहुँचे, देश की संसद में पहुँचे। वही पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ ही राजस्थान यूनिवर्सिटी के 18 पूर्व अध्यक्ष, जिनमें सांसद हनुमान बेनीवाल, विधायक काली चरण सर्राफ समेत कई नेता शामिल हैं, वो भी सीएम भजनलाल को लेटर लिख प्रदेश में एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग कर चुके हैं। लेकिन अब तक इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
दिल्ली बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी चुनाव में काम करने वाले कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। और स्नेह मिलन कार्यक्रम में कर्मचारियों से मिलने के बाद पीएम मोदी ने अपने पुराने दिनों को याद किया और कहा कि मैं भी बीजेपी ऑफिस में सालों तक रहा हूं, आपकी तरह ही काम करता था। कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने कहा, हम सब एक परिवार हैं। तो स्नेह मिलन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। इस दौरान उनका हौसला बढ़ाने का कार्य पीएम मोदी की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि हम सब एक परिवार हैं और आपकी तरह मैं भी पहले कार्यकर्ता ही। और अब अगली खबर हम आपको राजस्थान के अजमेर से जुड़ी देते हैं, जहां 2022 के सिर तन से जुदा नारा लगाने के मामले में गौहर चिश्ती समेत 6 आरोपियों के बरी होने का मामला अब गरमाया हुआ है। और इसके साथ ही आरोपियों के बरी होने के बाद अजमेर दरगाह थाना पुलिस सवालों के अब घेरे में आ चुकी है। कोर्ट ने फैसले में पुलिस द्वारा जरूरी सबूत पेश नहीं करने की बात कही, जिसके बाद जांच में गंभीर खामियां उजागर हो चुकी हैं। कांग्रेस शासित पिछली गहलोत सरकार के दौरान पुलिस पर इस केस की जांच में भारी लापरवाही बरतने का भी गंभीर आरोप लगाया गया, जिसके बाद सियासत अब गर्मा चुकी है। तो मुख्य आरोपी जैसे ही बरी हुआ तो उसके बाद सियासत अब अपने चरम सीमा पर है। तो पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मामले में 22 गवाह हैं और जून 2022 में दरगाह की सीढ़ियों पर नारेबाजी हुई थी। गौहर चिश्ती ने भड़काऊ भाषण नारेबाजी की थी और मामले में दरगाह थाने में इसको लेकर केस दर्ज किया गया था। और 7 आरोपियों ने सिर तन से जुदा के नारे इस दौरान लगाए थे, जिसकी हम वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। मामले में 22 गवाह 32 दस्तावेज पेश किए गए थे। और चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की टॉप 10 बड़ी खबरों का।